गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने किया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। व्हाट इज क्वांटम नंबर? ए सेट ऑफ नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, लोकेशन, ओरिएंटेशन एटसेट्रा। तो बेटा उसी के बेस पे जो चीज़ आपने सीखी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे भी उससे आपको कुछ और पता लगेगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन में वैल्यू दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा भी ये बताइए इसमें जो प्रिंसिपल सेल है वो कौन सी है, मैग्नेटिक नंबर क्या है, या इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, या कौन सा ऑर्बिटल है, ये चीज आप लोगों ने बतानी है। तो जैसे क्वेश्चन बेटा आपका रहेगा गिव द नेम। जैसे बेटा क्वेश्चन है गिव द नेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ईच सबसेल, फॉर ईच सबसेल। जो ईच सबसेल है बेटा उसके लिए आप लोगों ने बताना है, जिसमें आपको दिया क्या है n इक्वल टू गिवन है n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2। दूसरा है बेटा पार्ट इसमें n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 1। ये 2 बेटा अपने पास पार्ट्स हैं। तो देखिए जब इसका आंसर आप करेंगे तो आपको देख रहे हो भी जो प्रिंसिपल सेल है बेटा उसकी वैल्यू दी हुई है n इक्वल टू 3 और जो हमारे पास ऑर्बिटल है n इक्वल टू 2 मीन्स 0। आप ये लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 s ऑर्बिटल, n इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल, n इक्वल टू 2 d और n इक्वल टू 3 f ऑर्बिटल। ये हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं जहां ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो n इक्वल टू 3 है बेटा वो प्रिंसिपल सेल है और n इक्वल टू 2 हमारा क्या रहेगा d ऑर्बिटल। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां जो अपने पास बनेगा वो बनेगा 3d। 3 किसके लिए बेटा? प्रिंसिपल सेल के लिए। और d क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अपने को इसमें यहाँ पे क्या दे रखी थी? 2 दे रखी थी। अब अगर इसमें हम कहें भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी निकालिए तो देखिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा ml वो क्या था बेटा? -l 2 + l। ये चीज थी अपने पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -2 -1 0 +1 और +2। तो आप देखें 1 2 3 4 5 कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 ऑर्बिटल। और ये आपको बताया था कि जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इस तरह से बेटे अपने पास 5 ऑर्बिटल है जिनकी शेप आपको बताई थी dxy, yz, xz, x² - y² और dz²। तो ये अपने पास बेटा इसके अंदर रहेगा। अगर स्पिन की बात करें तो स्पिन आपकी बेटा जो इसमें रहेगी, स्पिन में आप कहेंगे ±1/2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आएंगे हमने कहा था कि एक अगर ऊपर है तो दूसरा कहां रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट बेटे आप करोगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देखें कि n इक्वल टू बेटा 5 है और n इक्वल टू 1 है। आप देख सकते हैं n इक्वल टू 1 क्या है? p ऑर्बिटल। तो बेटा ये क्या बनेगा? 5p बनेगा। देखिए ठीक है। अब आपने क्या करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बताना है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा देखो ml वो क्या रहेगा बेटा? -l 2 + l। तो ये देखिए l की वैल्यू 1 है, -1 0 और +1। तो p ऑर्बिटल में कितनी सबसेल होगी? 1 2 और 3। तो ये भी आपको बताया था। इस तरह से हमारे पास ये 3 सबसेल आ गई। इसको आप कहते हो px, ये py और ये pz। और अगर हम 5 की बात करें प्रिंसिपल सेल तो 5px
5py और 5pz। इस तरह से बेटा इसके अंदर ये अपने पास क्या रहेंगे। तो आपको जैसे यहां पर ये वैल्यूज दी हुई थी, हमने ये बनाया इसके अंदर। अब ये हो सकता है आपको बेटा 3D दे रखा हो या आपको 5p दे रखा हो और इस तरह की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना है। इसके बाद हम बेटा करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रेडियल वेव फंक्शन, जिसके बारे में आप डिस्कस हम पढ़ेंगे। और दूसरा बेटा जो इसमें रहेगा जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हम करते हैं इसको। देखो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो रेडियल वेव फंक्शन है एंड जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। जो रेडियल वेव फंक्शन है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। आप कह सकते हैं तो जो रेडियल वेव फंक्शन है बेटा आर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बेटा ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, आर। तो जो रेडियल वेव फंक्शन आर है बेटा, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसके लिए हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्राफ अपना है बेटा 1s ऑर्बिटल के लिए। इस ऑर्बिटल में क्या होता है, जैसे जैसे इस डिस्टेंस की बेटा वैल्यू इंक्रीज करती है, ऊपर से जो ये कर्व है इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होनी स्टार्ट करती है और ये एक इनफिनिटी पॉइंट पे आके बेटा किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन है। दूसरा हमारा है 2s ऑर्बिटल के लिए बेटा। इसमें आप देखें कि जैसे जैसे बेटा डिस्टेंस बढ़ेगा, जो हमारे पास कर्व है वो भी बेटा क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और ये क्या होता है, जो हमारा एक पॉइंट है उसे जब रहता है पॉइंट तक, तो इस वैल्यू को आप कहेंगे पॉजिटिव। और जब बेटा ये इस लाइन से नीचे चली जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। तो जो ये पॉइंट है इसको नाम दिया जाता है नोड, या इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। और बेटा ये वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे भी अपने को एक फार्मूला बता दिया जाएगा भी किस प्रकार से जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा इसमें अपने को दिया हुआ है किसके लिए, जो 2p ऑर्बिटल है। अब इसमें आप देख रहे हैं भी जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, जो वेव है उसकी वैल्यू भी बेटा इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आगे कांस्टेंट हो गए, उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। तो ये किसके लिए है, 2p ऑर्बिटल के लिए। अगर हम बात करें बेटा की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अगर ये डिक्रीज होगा तो देखिए इसकी वैल्यू भी बेटा इंक्रीज हो रही है। सेम इसी तरह ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो 1s ऑर्बिटल है उसमें इनफिनिटी पे आके जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। लेकिन बेटा हम कहेंगे जो 2s ऑर्बिटल है इसमें 0 वैल्यू नहीं होती है। तो ये क्या रहा हमारा रेडियल वेव फंक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट रहेगा रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अगला बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहां पर क्या होगा, जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन था r, हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो बेटा वो कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। द स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, दैट इज और स्क्वायर known as radial probability density. It gives the probable density of finding the electrons at a particular point. एक particular point पे जो हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर रहे हैं उसकी जो प्रोबेबल डेंसिटी है बेटा, प्रोबेबल डेंसिटी वो हमें देती है किसके अलोंग, जो रेडियस लाइन है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे फर्स्ट आपके पास है, हमने देखा रेडियल वेव फंक्शन में जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है इन्फिनिटी पे, बट यहां पर ये जो लाइन है बेटा देखो, जब रेडियस बढ़ रहा है तो ये लाइन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जो हमारे पास कर्व है, लेकिन ये 0 नहीं होगी यहाँ पे। सेम इसी तरह देखिए जो 2s ऑर्बिटल है ये यहाँ डिक्रीज होगी इस पॉइंट पे और फर्दर इंक्रीज होगी, आफ्टर दैट फिर डिक्रीज हो रही है।
किसके लिए? 2s ऑर्बिटल के लिए। और जो अपने पास बेटा 2p ऑर्बिटल है, इसमें भी जो r है उसके लिए जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने की बजाय p ऑर्बिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल वो बेटा इंक्रीज होती है एक मैक्सिमम लेवल तक, एंड आफ्टर दैट ये क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का नाम दिया जाता है बेटा इसके अंदर। तो ये इसमें जो रहेगा, मतलब ये है कि जैसे आपने देखा था भी जो ऑर्बिटल है बेटा उसमें जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और आप ये कह सकते हो भी वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है उसमें 80 to 95% तक जो प्रोबेबिलिटी आप मान के चलते हैं भी मैक्सिमम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो रहेगा। नेक्स्ट अब जो हम करेंगे बेटा वो करोगे जो रिलेटिव एनर्जी होती है बेटा इन ऑर्बिटल्स की, भी हम किस तरह से इन ऑर्बिटल को अरेंज करें। भी पहले आप क्या करते हो? 1s रख रहे हो या 4d रख रहे हो, 2d आ गया। ये एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हमें एक अरेंजमेंट बनाना है इसके लिए, तो वो टॉपिक जो हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है नोडल सरफेस और नोड्स क्या होती है। अभी जैसे आपको बताया भी एक पॉइंट पे आके जब लाइन मिलती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? नोड्स कहलाता है बेटे, या नोडल सरफेस कहते हैं। तो इसमें द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी बेटा रीजन होता है वहां जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 0 पे। आपको बताया था कर्व बना के कि इस तरह से ये रिड्यूस हो गया यहाँ पे, तो बेटा वो क्या कहलाता है? नोडल सरफेस या नोड्स कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n-l-1। तो आपको किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ नोड्स बताइए, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बेटा दिया है 3d। अब इस 3d के अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू है वो है 3 माइनस l, l की वैल्यू d के अकॉर्डिंग है बेटा 2 माइनस 1। तो 3 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ गया बेटा? 0 हो गया। तो अपने पास जो 3d ऑर्बिटल रहेगा उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स है वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी। तो ये था। नेक्स्ट है रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो रिलेटिव एनर्जीज होती है बेटा उनका जो अरेंजमेंट है वो हम किस प्रकार से लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड दिस 2 points इज अप्लीकेबल ओनली हाइड्रोजन एटम ओनली। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लीकेबल है बेटा। लेकिन अगर हम ये कहें भी हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा उसमें जो n की वैल्यू है वो तो सेम रह सकती है, बट जो वैल्यूज ऑफ l है वो क्या रहेगी? यहाँ पे डिफरेंट रहेगी। तो इसके लिए हम रूल्स कर सकते हैं, और उस रूल में बेटा आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी, बड़ी लार्ज होगी, रूल्स लार्ज द वैल्यू ऑफ n, भी अपने पास जो n की वैल्यू है बेटा जितनी ज्यादा लार्ज होगी, मोर द वैल्यू ऑफ n इन n प्लस l फॉर n ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल के लिए मोर विल बी इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी का बेटा उतनी ज्यादा होगी। जैसे हमने फार्मूला किया था भी जो E इक्वल टू है -2 पाई e की पावर e स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो बेटा उसमें आपने देखा था कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं n की, जैसे जैसे आपने n की वैल्यू पुट की, जो प्रिंसिपल सेल बढ़ेगी, न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं तो जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है बेटा उसकी क्या होगी? मोर हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जो n प्लस l रूल ले रहे हो आप। सेकेंड इसमें आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है 1s 2s 2p 3s 3p। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रिंसिपल सेल है n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1।
तो ये इस तरह से हमारे पास क्या बेटा प्रिंसिपल सेल की वैल्यू है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा उसकी वैल्यूज अपने को उसने दे रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो सम है बेटा n प्लस एल के अकॉर्डिंग टू रूल n प्लस एल, ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 और 3 प्लस 1 4। अब देखिए ये जो वैल्यू है बेटा यहाँ पे क्या मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हुआ भी हमारे पास लास्ट में क्या आएगा 2p ऑर्बिटल आएगा जिसकी जो एनर्जी वो सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम किसकी रहेगी 1s के लिए। तो जो इसका सीक्वेंस है आपका वो बेटा क्या रहेगा 1s 2s 3s 3p, इस तरह से आगे हम चलते जाएंगे। जो इसका सीक्वेंस रहेगा इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट। तो इस तरह से बेटे हम लोगों ने क्या करना है, जो रिलेटिव एनर्जी है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। तो इसके अंदर बेटा देखिए जो आप कर रहे हैं अपने पास ये रूल आपने फॉलो करना है। अगर आपके पास क्या है जो सेकंड रूल आता है उसमें वैल्यूज अगर सेम हो जाती है, n की वैल्यू अगर आपकी सेम है जो सेकंड है फॉर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम रहती है बेटा उसके अंदर आप क्या करेंगे भाई डिटरमाइन करेंगे इसमें जो अपने पास एनर्जी है भी जो n की वैल्यू जिसमें बड़ी होगी वो क्या होगा बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है 3p और ये है बेटा 4s, इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल 3 प्लस 1 टोटल बेटा 4, और यहां पर 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। दोनों वैल्यू देखिए क्या है सेम है जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन इस केस में जो n की वैल्यू है n इक्वल टू 4 वो ज्यादा है, इसलिए 3p लेस देन है 4s है, मतलब 4s की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने बेटा ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या करना है अरेंज करना है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। तो इसके बेस पे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोगों ने इसको करना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा भी जो आपके एटॉमिक नंबर है बेटे वो आपने याद करके आने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।